दोस्तों, भारत की एक बहुत ज्यादा हेरिटेज साइट पर जाकर आज पीएम मोदी ने विजिट किया और उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा महाविहार या नालंदा यूनिवर्सिटी, आपने भारत के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये नाम जरूर कभी ना कभी जरूर सुना होगा और कई बार सुना होगा। और जब बात होती है भारत की कि भारत के अंदर पुराने जमाने से ही ज्ञान का प्रचार प्रसार रहा है, भारत के अंदर देश विदेश से स्टूडेंट ज्ञान लेने आते थे, ज्ञान की प्राप्ति करने आते थे, तो उसमें सबसे पहला नाम नालंदा विश्वविद्यालय का, नालंदा महाविहार का आता है। और ऐसे में दोस्तों यहां पर इसी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पुराना एक हिस्टोरिकल विश्वविद्यालय था, वहां पर एक नई यूनिवर्सिटी का कैंपस भी अब यहां पर बनकर तैयार हो गया है। और ऐसे में यहां पर पीएम मोदी ने इसको विजिट किया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है, इस नए कैंपस को, और जानेंगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नालंदा विश्वविद्यालय की, नालंदा यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा यहां पर और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको यहां पर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। देखते हैं दोस्तों पूरे मामले को। अब अगर यहां पर बात करें, ये फोटो आप देख सकते हैं, ये फोटो दरअसल ये अवशेष हैं उस विश्वविद्यालय के जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। भारत के अंदर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज, और ऐसे में भारत के इतिहास का जो ग्लोरियस चैप्टर है वो जुड़ा हुआ है इस विश्वविद्यालय या फिर नालंदा महाविहार से। इस फोटो को अगर आप देखेंगे, ये रिमेन्स है, अवशेष हैं उस महाविहार के जो कि हमें, जिसके बारे में हम कहानियों में सुनते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर, तो आप देख सकते हैं ये नया कैंपस जो बना है उसकी बिल्डिंग आप ये देख सकते हैं, और लगभग कुछ सिमिलैरिटी आपको लगभग यहां पर देखने को मिलती है। तो ये नए कैंपस की बिल्डिंग आप देख सकते हैं जो यहां पर बनकर तैयार हुआ है, जिसको यहां पर इनॉग्रेट किया गया है। अब ऐसे में यहां पर हमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी पता होने चाहिए नालंदा महाविहार और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, क्योंकि पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जा सकते हैं। तो पहली बात तो नालंदा महाविहार एक यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये 5th सेंचुरी एडी में, ठीक है, 5th सेंचुरी एडी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 5th सेंचुरी एडी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और 13th सेंचुरी तक आपको एग्जिस्टेंस में देखने को मिलती है। उसके बाद बताया जाता है कि इस विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें भारी मात्रा में भारत के जो ग्रंथ थे वो वहां पर जल गए थे। ये हम कहानी यहां पर सुनते हैं। इसके अलावा 5th सेंचुरी एडी यानी कि लगभग गुप्ता काल के दौरान इस विश्वविद्यालय की, इस यूनिवर्सिटी, इस महाविहार की स्थापना की गई थी, और उन गुप्ता शासक का नाम था कुमार गुप्त वन। तो जिन गुप्ता शासक ने इनकी स्थापना करी थी इस विश्वविद्यालय की, उन गुप्ता शासक का नाम था कुमार गुप्त वन। और ऐसे में अगर बात करें, बताया जाता है ये अर्लीस्ट प्लान्ड यूनिवर्सिटी, प्लान करके जो बनाई गई उनमें से एक यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आगे चल के पाला शासक आए, जो कि बंगाल के आपको बुद्धिस्ट शासक देखने को मिलते हैं। उसके अलावा राजा हर्षवर्धन, जो कि नॉर्थ इंडिया के ग्रेटेस्ट शासकों में से माने जाते हैं। पाला शासक और राजा हर्षवर्धन दोनों ने ही इस विश्वविद्यालय को पेट्रोनाइज किया था, संरक्षण दिया था, इसकी देखभाल की थी। इसके अलावा अगर बात करें, अब यहां पर जो नया कैंपस बना है, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे यहां पर ये डिसीजंस लिए गए, तो इस चीज को यहां पर देखते हैं। अगर बात करें यहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस बना है, दरअसल ये 2010 के एक कानून के द्वारा बना है, जो कि पार्लियामेंट ने यहां पर एक कानून बनाया था, एक एक्ट पास करा था। पार्लियामेंट ने यहां पर एक्ट पास करा था, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010। तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के तहत इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया है, और ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल उसी जगह के थोड़ी पास में है जहां पर पुरानी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, उसके अवशेष हैं। उसी के पास में कुछ दूरी पर यहां पर नई यूनिवर्सिटी का कैंपस आपको बनता हुआ नजर आता है। और ऐसे में अगर बात करें, ये जो विश्वविद्यालय है, ये जो कैंपस है, ये यूनिवर्सिटी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमारी एक, आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक जो हमारा लिटरेरी कल्चर है, स्कॉलर वाला कल्चर है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई का कल्चर है, सिर्फ और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक जियो पॉलिटिकल लिंक भी क्रिएट करता है भारत का और कई सारी उन कंट्रीज का जहां पर बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। तो अगर बात करें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महाविहार का मतलब है एक बुद्धिस्ट विहार, जहां पर बुद्धिस्ट साधु और बुद्धिस्ट मंक्स रुकते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना काम करते हैं और विश्राम करते हैं और अपनी यात्राएं करते हैं। तो महाविहार भी हुआ करता था नालंदा एक, और यूनिवर्सिटी भी हुआ करता था, यानी कि एक बौद्ध मठ और लर्निंग सेंटर दोनों हुआ करता था। और पुराने जमाने में जो मठ हुआ करते थे वही लर्निंग सेंटर भी हुआ करते थे। जैसे आपने कभी सुना होगा शारदा पीठ का नाम, ठीक है, जो कि बताया जाता है कि जिनको आदि शंकराचार्य ने भी विजिट करा था, कश्मीर के अंदर जो आपको देखने को मिलता है, हालांकि अब पीओके का हिस्सा बन चुका है। तो शारदा पीठ जो है वो भी एक लर्निंग सेंटर भी हुआ करता था और एक मठ भी हुआ करता था, ठीक है। वहां पर वेदों का और वेदांत की जो है शिक्षा दीक्षा वहां पर ली जाती थी।
अब अगर बात करें यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय की, ये जो नया कैंपस बना है, इसके अंदर कई सारी कंट्रीज का आपको योगदान देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको एक कल्चरल लिंक की तरह काम करते हुए ये यूनिवर्सिटी दिखती है। अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो डिसीजन लिए गए थे, वो भी एक इंटरनेशनल इवेंट के दौरान ही डिसीजन लिए गए थे। इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि एक जियोपॉलिटिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस भी आपको दिखाती है। अगर बात करें यहां पर तो कहता है कि इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के जो डिसीजंस लिए गए थे वो सेकंड ईस्ट एशिया समिट और उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फोर्थ ईस्ट एशिया समिट, दोनों के दौरान यहां पर 2007 में और 2009 में ये डिसीजन लिए गए थे कि भाई इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा। बाद में पार्लियामेंट, संसद यहां पर कानून बनाती है और यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करती है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी की जो फंक्शनिंग चालू हुई, जो काम चालू हुआ, वो 2014 से ही यूनिवर्सिटी की वर्किंग और फंक्शनिंग चालू हुई, लेकिन उस समय बहुत कम यानी कि 14 स्टूडेंट्स थे और फिर टेम्पररी यहां पर कैंपस बनाकर इसकी फंक्शनिंग हो रही थी और फिर बाद में परमानेंट कैंपस का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और अब ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और अब यहां पर जो स्टूडेंट्स की संख्या है, प्रोफेसर्स की संख्या है, वो भी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। अब अगर बात करें यहां पर तो पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट करा है और इसके अंदर सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी आपको रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद मिलेंगे इस इनॉग्रेशन के दौरान। और साथ में यहां पर पीएम मोदी ने एक बोधि ट्री को भी वहां पर प्लांट किया है, यानी कि पीएम मोदी ने बोध गया से एक पेड़ लेकर आए, बोधि ट्री, और उसको वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में भी उसको उसकी स्थापना वहां पर की है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है। इस यूनिवर्सिटी के चांसलर है अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया कौन है? अरविंद पनगड़िया अभी 16th फाइनेंस कमीशन यानी कि 16वीं जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन भी आपको देखने को मिलते हैं। साथ में अरविंद पनगड़िया जो है ये पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, तो 2015 में नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन भी बने। उसके अलावा यहां पर आपको अभी इस समय 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चांसलर है नालंदा यूनिवर्सिटी के, जो कि नई यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट फिगर है अरविंद पनगड़िया जी। पेपर में कई बार डायरेक्टली आपसे किसी दूसरे अन्य एग्जाम्स में भी पूछा ये जा सकता है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो कहता है कि जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये यूनिवर्सिटी जो बनी है इसके अंदर कई सारे जो देश हैं उनका भी आपको कंट्रीब्यूशन, उनका भी पार्टिसिपेशन यहां पर देखने को मिलता है। तो अगर बात करें यहां पर आप देख सकते हैं ज्यादातर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा जो कि आसियान कंट्रीज है, यानी कि जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो एसोसिएशन है, जिसको एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान कंट्रीज भी कहते हैं, जिसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज आपको मिलती हैं, वो भी इसका पार्ट है। हाँ, बस 2 कंट्रीज आपको नहीं मिलेगी। आसियान के अंदर टोटल 10 कंट्रीज हैं, लेकिन 2 कंट्रीज आपको यहां पर नहीं मिलेगी। एक तो आपको यहां पर मलेशिया जो है वो इसका पार्ट नहीं मिलेगी, और दूसरी कंट्री कौन इसका पार्ट नहीं है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे यहां पर बताएंगे। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं ऐसी कंट्रीज जहां पर बुद्धिज्म बहुत डोमिनेटिंग नहीं है, फिर भी वो कंट्रीज यहां पर आपको पार्टिसिपेट करती हुई नजर आती हैं। जैसे बांग्लादेश आपको दिखेगा, जैसे आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको मॉरिशियस देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड, और आपको सरप्राइजिंगली पोर्चुगल भी यहां पर यानी कि पुर्तगाल भी आपको देखने को मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो डेवलपमेंट में इसके अंदर पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है, और आपको चाइना भी यहां पर देखने को मिलता है। तो सोशियो कल्चरल लिंक यहां पर जो है ये यूनिवर्सिटी के थ्रू यहां पर एस्टैब्लिश होते हैं भारत के और अलग कंट्रीज में। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो 137 स्कॉलरशिप्स जो है जारी की जाएंगी अलग अलग देश के स्टूडेंट्स को। तो वाकई में ये जो यूनिवर्सिटी है आने वाले समय में ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनने वाली है, और ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ही है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसके कोऑपरेशन के तहत यहां पर ये यूनिवर्सिटी आपको एस्टैब्लिश होती हुई नजर आती है, और आगे चलकर इसमें देश विदेश से बाकी जगहों से भी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग देश, देखिए आसियान इंडिया फंड यहां पर उसके तहत भी स्कॉलरशिप मिलेगी, बिम्स्टेक के तहत भी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो यहां पर बाकी देशों से भी आपको स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स आते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों यहां पर जब चर्चा छिड़ी है, आसियान कंट्रीज जो है वो आपको मुझे बताना होगा कॉमेंट बॉक्स में वो कौन सी कंट्रीज हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ आपको ग्रुपिंग्स पता होनी चाहिए, रीजनल ग्रुप्स, जैसे कि आसियान +6 जो है उसमें कौन कौन सी कंट्री है। तो आपको चाइना, जापान, कोरिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया आपको देखने को मिलती है आसियान +6 के अंदर। इसके अंदर आपको याद रखना होगा कि भाई इसके अंदर यूएस नहीं है, ठीक है, चलिए, और इंडिया आसियान +6 में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट की भी यहां पर बात हुई है, ये भी दोस्तों एक रीजनल ग्रुप है,
और इसकी जो समिट की शुरुआत जो हुई थी ये 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2005 से ईस्ट एशिया समिट हो रही है और इसके मेंबर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। आसियान कंट्रीज हैं, टोटल 10 कंट्रीज, ठीक है, जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई दारुसलाम, ये सब आप टोटल मिला के देखिएगा 10 कंट्रीज है। इसके अलावा 10 प्लस ये बाकी जो 8 कंट्रीज हैं ये सब मिलाकर बनती है ईस्ट एशिया समिट। तो आसियान प्लस 8, ठीक है, आसियान प्लस 8 ये है ईस्ट एशिया समिट। और यहां पर आपको याद रखना होगा कि इसके अंदर रशिया भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है और चाइना भी है, साथ में इंडिया भी है। तो आप ये कह सकते हैं ईस्ट एशिया समिट एक ऐसा समिट है जो कि ईस्टर्न एशिया को और साथ में साउथ ईस्ट एशिया को बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो कि जैसे खासतौर पर मान लीजिए यूएस सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल जो कंट्री है वेस्टर्न कंट्री में, इनसे इंटीग्रेट करने का आपको यहां पर मौका मिलता है। और सरप्राइजिंगली आपको देखने को मिलेगा कि भाई चाइना भी यहां पर इसका पार्ट आपको देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है चाइना भी ईस्ट एशिया में ही आता है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो आप देखिए जापान है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है। चाइना से संबंध ज्यादा अच्छे से रखने वाले जैसे आपको रशिया मिल जाएगा, चाइना है, इस तरह के देश भी आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बैलेंसिंग सी आपको पोजीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो कुल मिला के ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन है इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यहां पर आपको पता चलना चाहिए कि भाई इंडिया जो है ईस्ट एशिया समिट का भी पार्ट है, साथ में आसियान प्लस 6 का भी पार्ट है। तो इस तरह से यहां पर इस इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे। और दोस्तों जाते जाते इस सवाल का जवाब देते जाएंगे। बहुत ज्यादा सिंपल और बेसिक सवाल है। कहता है कि नालंदा जो विहार था, महाविहार, इसको 13वीं शताब्दी में किसने डिस्ट्रॉय किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था, जलालुद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद शाह खिलजी। इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को बताया जाता है डिस्ट्रॉय किया था, जो जलाया गया था, इनमें से किसने किया था। चलिए, और दोस्तों आप में से किसी भी दोस्त को अगर यूपीएससी 2025 की तैयारी करनी है तो उन सभी के लिए कोर्सेज यहां पर लॉन्च कर दिए गए हैं और 2025 के बैचेस यहां पर लॉन्च हो चुके हैं। सिर्फ 29,999 में आप यहां पर 24,999 में आप तैयारी कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 25,000 रुपए में आप इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आपको बाइलिंगुअल बैच भी मिलेगा, आपको इंग्लिश मीडियम का भी बैच मिलेगा, आपको यहां पर हिंदी मीडियम का भी बैच देखने को मिलता है। ये सभी बैच आपको जीरो से फाउंडेशन से तैयारी करवाते हैं और बिल्कुल बेसिक से आपकी फाउंडेशन को यहां से शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ऐसे में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सारी चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों 2026 के जो बैच है वो भी लॉन्च होने वाले हैं और अपनी तैयारी आप 2026 की भी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। बिल्कुल शुरुआत से आप यहां पर जुड़ेंगे तो मेंटोरशिप मिलती है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं दोस्तों। लेकिन कोड लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा जो भी दोस्त 2024 का मेंस लिखने वाले हैं या फिर आप मेंस की तैयारी करने वाले हैं, तो ऐसे में आप यहां पर उन सभी दोस्तों को बता सकते हैं कि भाई यहां पर अनअकैडमी की तरफ से एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसके अंदर आपकी आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, इवैल्यूएशन होगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिवाइज करने के लिए क्विक रिवीजन मॉड्यूल्स मिलेंगे। 2024 की तैयारी आप मेंस के अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं दोस्तों। कोड लगाना होगा लेकिन SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, उसके अंदर कई इंपॉर्टेंट फीचर्स यहां पर ऐड किए गए हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। क्विक रिवीजन मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं, आंसर इवैल्यूएशन AI के थ्रू, ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अनअकैडमी का ये एक इवेंट आपको देखने को मिलेगा, यूपीएससी की बैठक, इसको भी यहां पर जरूर देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शनल्स आपको अनअकैडमी पर सभी प्रकार के मिलते हैं। अगर आपको अपने पसंद का या फिर आपकी जो चॉइस है ऑप्शनल्स की, उसमें से अगर किसी भी ऑप्शनल की आपको तैयारी करनी है तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों पूरा मामला और हर वीडियो में हम यहां पर कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमेशा डिस्कस करेंगे जो कि आपको एक नई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश यहां पर की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।